नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं मसला। आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर जहां इस गुलाबी ठंड के बीच सियासी पारा गर्माहट लिए है, तो वहीं लोगों की बढ़ती दिलचस्पी ने भी मुकाबला रोचक कर दिया है। बेशक इस सियासी दंगल में अब कुल 22 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के जयप्रकाश, इनेलो के कोडाराम नंबरदार और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के बीच ही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर जहां इस गुलाबी ठंड के बीच सियासी पारा गर्माहट लिए हुए है, तो वहीं लोगों की बढ़ती दिलचस्पी ने भी मुकाबला रोचक कर दिया है। बेशक इस सियासी दंगल में अब कुल 22 उम्मीदवार उतरे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला बीजेपी के भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के जयप्रकाश, इनेलो के कोडाराम नंबरदार और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के बीच ही है। और मतदाता भी इन सभी के मंचों पर अपनी निगाहें और कान लगाए बैठे हैं। हालांकि चुनावी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ सभी नेताओं को भा रही है। अब इस चुनाव को लेकर उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और मतदान को महज 16 दिन का समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के जरिए अब पूरे दमखम के साथ चुनावी माहौल को भुनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा आने वाले एक आध दिन में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक भी आदमपुर के इस महादंगल में उतरते हुए नजर आएंगे, जिससे चुनावी फिजा अपनी रंगत बदलती दिखाई दे सकती है। 1967 से 2022 तक आदमपुर में करीब 13 सामान्य और 3 उपचुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर आजमाइश की है कई चुनावों में, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार चौथा उपचुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी गदगद है कि इस बार आदमपुर में कमल खिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जिस तरह से मजबूती से एंट्री हुई है, उससे कहीं ना कहीं पेच फंसता जरूर नजर आ रहा है। आज पूरी इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर अध्यक्ष जी, चुनाव को लेकर किस तरह से क्या फॉर्मूला बीजेपी का है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप कह रहे थे 4, तो आपने पिछले टर्म का भी एक चुनाव लगा लिया, वो जीत हम जीते थे। अब हम जीतेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। 2 बराबर 2, 2 विपक्ष जीता, 2 हम जीतेंगे, तो जीत की जीत हमारी थी और आदमपुर की जीत हमारी और शानदार जीत। नहीं, क्या यही वजह है कि परंपरागत सीट, चूंकि अमूमन कहा जाता है कि भजनलाल जी का परंपरागत वो सीट रहा है, और यही वजह है कि कोई और पार्टियां नहीं जीतते आई हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत वर्षों तक जब लोग कोई काम करते हैं तो वो उस जगह के एक तरह से वो पहचान बन जाते हैं। कुछ लोग जो है उस नाते से राजनीति में वो एक दूसरे के पर्यायी हो जाते हैं। बहुत वर्षों की राजनीति में ये वहाँ हुआ है कि एक आदमपुर के लोगों ने भजनलाल परिवार को अपनी आइडेंटिटी के रूप में देखना शुरू कर दिया। उस काम से ये हमारी पहचान है। ऐसे वो लोगों के साथ भी हुआ है, केवल मैं उनके साथ नहीं करा। बहुत लोग ऐसे पर्यायी बन जाते हैं, तो उस नाते से पर्यायी बने जिसमें लगातार विजयी हुई। लेकिन बीजेपी वहां कभी नहीं जीती, तो लोकसभा में देखिए इसी परिवार से हम जीते थे। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। अब क्या है कि वो भी जीते हुए बार बार के साथ हैं, हम भी लोकसभा के जीते हुए साथ हैं, तो ये डबल जीत होने वाली है, बहुत शानदार जीत होने वाली है। लेकिन एक चीज और रहा है सर, आदमपुर का इतिहास आप देखेंगे तो अमूमन जो उपचुनाव वहां हुए हैं, चौथा उपचुनाव हो रहा है आदमपुर में, वहां जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सत्ता के विरुद्ध लड़ा गया है। इस बार सत्ता के साथ लड़ रहे हैं, तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार नया इतिहास रच जाए। नहीं, यहाँ इस बार जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में लोग विकास चाहते हैं कि बहुत काफी समय से, क्योंकि 8 साल विपक्ष में एक तरह से हल्का रह गया और हल्के को विकास की जो आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी करने का सामर्थ्य उनको लगता है कि अब सरकार के साथ जाने में है। तो निश्चित रूप से जो है अब विजय शानदार होगी। वहीं बैठकों का दौर भी जारी है और आरोप प्रत्यारोप भी। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद क्या बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधायक मोहनलाल, सुनिए। कि अभी कोई ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन जल्दी ड्यूटियां लगेंगी। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अभी विधायक तो नहीं है, वैसे कार्यकर्ता उनकी सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, लेकिन विधायकों की भी ड्यूटियां लगेंगी।
और वो अभी तो नहीं लगी लेकिन लगेंगे जल्दी। आदमपुर का जो चुनाव है उसमें सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, पार्टी की तरफ से भी लगी है और आज मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि सभी विधायकों को किसी को भी वहां लगाया जा सकता है। बहुत सारे विषय थे, अलग अलग थे और वो मेन विषय यही था कि जो पंचायत के चुनाव है तो सबसे सहमति ली गई है और कई विधायकों ने बोला भी है मैं फला तारीख के बाद जा सकता हूँ, किसी ने पूरा समय दिया, वो अलग अलग से सबके विषय। हरियाणा के हिसार जिले में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सोमवार को बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता बीते वर्षों में आदमपुर हलके का विकास कार्य न होने पर कुलदीप बिश्नोई का बचाव करते नजर आए। आदमपुर का चुनाव है, मैं समझता हूं कि जब से हमारे प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने नामांकन भरा है, हमारा चुनाव दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है। बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, 180 बूथों का ये चुनाव, 56 गांव और एक शहर आदमपुर, ऐसे 57 जगह का चुनाव और 83 बिल्डिंग, ये जो 180 बूथ हैं ये 83 बिल्डिंग्स में स्थित हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, तो हमारी तैयारी हर बूथ पर त्रिदेव यानी कि वहाँ का पालक अध्यक्ष और BLA 2 और न केवल बूथ पर बल्कि पन्ना प्रमुख भी हमने लगभग तय किए हुए हैं। कांग्रेस भी लगातार जुबानी तीर छोड़ रही है। उस प्रोग्राम में ही झलक पूरे हलके को दिख गई थी। उस प्रोग्राम में ये स्पष्ट हो गया था, अपने गांव ने फैसला कर लिया है और इस बार बदलाव होगा और ईद काले पीछे नहीं हटेंगे, इस बार तो बदलाव लाएंगे। ये बात हो गई थी, उसी दिन हो गई थी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है और यही वजह है कि चुनाव में सभी मुख्य दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता आने वाले कुछ ही दिनों में आदमपुर में दस्तक देंगे और इन नेताओं के सजने वाले मंचों से सियासत भी काफी गर्माएगी। ऐसे में अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि इस चुनाव में कौन किसे किस रूप में चुनौती देता है और मतदाता किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं। हर खबर ब्यूरो। तो आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर जो है इस गुलाबी ठंड के बीच सियासी पारा गर्माहट लिए हुए है, तो वहीं आपको बता दें कि लोगों की बढ़ती दिलचस्पी ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। तमाम पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं और अब धुआंधार जो चुनाव प्रचार होगा उससे भी जो माहौल है, सियासी माहौल है, वो और उफान मारेगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 उम्मीदवार सियासी दंगल में उतरे हैं, लेकिन जो मुकाबला है, मुख्य मुकाबला, वो 4 पार्टियों के बीच दिख रहा है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के जयप्रकाश, इनेलो के कुरड़ा राम नंबरदार और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के बीच ये जो टक्कर है वो मानी जा रही है। और आपको बता दें कि जुबानी तीर भी एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जैसे जैसे आदमपुर उपचुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं विकास करवाने के और विकास न करवाने को लेकर। आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी हुई और इस बैठक में चर्चा हुई आदमपुर उपचुनाव को लेकर। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बैठकें हो रही हैं, इनेलो भी तैयारी कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी उपचुनाव में अपना जोर दिखाने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि मतदान को महज 16 दिन का समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के जरिए पूरे दमखम के साथ चुनावी माहौल को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आने वाले एक आध दिन में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक भी अब आदमपुर के इस महादंगल में उतरेंगे और
जिससे चुनावी फिजा अपनी रंगत बदलती दिखाई दे सकती है। वहीं बैठकों का दौर जारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी की आज विधायक दल की बैठक हुई थी। कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है। इनेलो की तरफ से भी लगातार तैयारी देखने को मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी में नजर आ रही है। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों से तमाम प्रवक्ता जुड़े हैं। सभी से आपका परिचय मैं करा देती हूं। हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विजेंद्र रेड्डी जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो के। और विजेंद्र धनखड़ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हुकुम सिंह भाटी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सियासी दंगल में कुल 22 उम्मीदवार हैं, लेकिन आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं सर, या फिर जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि जो बीजेपी का घमंड है इस बार वो टूटेगा आदमपुर उपचुनाव में। मोनिका जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जेजेपी का और भाजपा का हरियाणा प्रदेश में गठबंधन है। दोनों पार्टियां मिलकर के ये चुनाव लड़ रही हैं। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा है कि किसके साथ टक्कर है, देखिए, लोकतंत्र में किसी भी चीज को हल्के में लेना वो कोई ना तो उसकी एक परंपरा हो सकती है। चुनाव है। हम कहते हैं अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है। अपोजिशन के पास कोई ऐसा, उनका जब भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही हो या आईएनएलडी की सरकार रही हो, आम आदमी पार्टी ने तो अभी देखा नहीं है। जुम्मा दिल्ली से निकल के पंजाब में सरकार रही, वहां पर भी क्या स्थिति है। किसान धरना दे रहे हैं, वायदा खिलाफी हो गई है। वहां किस तरह का एक माहौल है, ये सारा देश जानता है, प्रदेश जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ रही है। सारी अभी आज विधायक दल की भी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी और उसके लिए हमारे जो प्रवक्ता हैं, जो हमारे नेतागण जाने वाले हैं, सूची तैयार है और चुनाव को बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे। दूसरी बात, जीत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी की है। इसके कुछ ठोस कारण है। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, इतने आश्वस्त क्यों है? नहीं, इतने आश्वस्त इसलिए हैं कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले पांच साल में और इस साल तीन वर्ष के इस समय में जो जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, उसमें जो काम किए, प्रदेश को जो एक दिशा देने का काम किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम लकीर से हटके माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, जिसका आज जो प्रभाव है वो लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। उसका प्रभाव लेकिन भाटी साहब करते हैं। इससे पहले भी तो उनके काम जनता ने देखे थे। अगर इससे पहले के उपचुनावों पर अगर हम नजर डालते हैं तो भी बीजेपी को कोई खास यहाँ पर नतीजा नहीं देखने को मिला था। मोनिका जी, देखिए, हाँ। जो पहले चुनाव हैं वो भी हमने अच्छे से लड़ा। हमने तो जीत का चुनाव भी लड़ा था और वो जीता था। ऐसा नहीं है, हर चुनाव को बिल्कुल चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। वो एक अलग बात है कि समीकरण कुछ इस तरह के थे, चाहे बड़ौदा का चुनाव हो, लेकिन आपको क्या वजह लगती है, लेकिन भाटी जी, क्या वजह लगती है कि अब तक आदमपुर में बीजेपी का कमल कभी नहीं खिल पाया और इस बार खिल जाएगा? मुख्य वजह पहले क्या कमी रह गई थी सर, और अब वो कमी क्या पूरी हो गई है? ये एक बहुत बड़ा विचार का विषय है। हो सकता है कि हम कोई उस लेवल का कोई कैंडिडेट नहीं दे पाए हों। हो सकता है हमारा प्रचार प्रसार उस लेवल से नहीं हुआ हो। ये इस बात के लिए ये आज का विषय है ही नहीं। विषय ये है, भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। उसके बड़े ठोस कारण हैं। पहला कारण, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भजनलाल जी ने जो काम किया और लकीर से हटके उन्होंने काम किए, पूरा प्रदेश उनके कामों को जानता है। उन्होंने अच्छा काम किया, प्रदेश को तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ाया। राजनीतिक परिवार है, हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का भी बयान आया कि आदमपुर की जनता और हमारे परिवार है, हमारा परिवार है वो, और हकीकत में उनका परिवार है। हर सुख दुख में वो परिवार के साथ शामिल होकर के उनकी चिंताएं करते हैं। इसलिए एक विश्वास है। दूसरा बहुत बड़ा विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा प्रदेश में काम किए हैं, नई दिशा दी है। वो जो
गुंडा राज, लूट राज, पर्ची खर्ची और जो जिस तरह का वातावरण हरियाणा प्रदेश में यहाँ बना था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, उस सब अपने कैंडिडेट पर आपको ज्यादा भरोसा है सर? आपकी बातों से यही लगता है भारती साहब, अपने कैंडिडेट पर आपको ज्यादा भरोसा है? नहीं, हमारे कैंडिडेट पर भी भरोसा और अपने कामों पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है, उसका प्रभाव हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा है। और हरियाणा प्रदेश में जो काम हुए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी हरियाणा प्रदेश पानीपत से शुरू हुआ, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकारों का प्रभाव जनता में देखने को मिलता है। और लोग कहते हैं, और आज जो डिजिटलाइजेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में हुआ है, उसके प्रभाव नजर आए हैं। जो लूट और खसोट की जो काम यहाँ चल रहा था, आज उसको हम ये नहीं कहते हमने 0% कर दिया, लेकिन उसको बहुत कुछ मिनिमाइज किया है और कोशिश है कि वो 0% हो जाए। इसलिए निश्चित तौर पर जीत आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन प्रत्याशी की होगी। और हमारे नेतागण अभी प्रचार शुरू कर दिया है। ठीक है बजरंग दास जी, मात्र 16 दिन रह गए हैं सर, किस तरीके से तैयारी चल रही है कांग्रेस की? मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी की फुल तैयारी है और बड़ा अच्छा समर्थन आदमपुर की जनता का मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता घर घर जनता के बीच के अंदर जा रहे हैं, उनसे जनसंपर्क कर रहे हैं। भट्टी साहब ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इतने मुद्दे हैं विपक्ष के पास, महंगाई, बेरोजगारी। आदमपुर के अंदर 8 साल के अंदर विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी, ना अच्छी शिक्षा दे पाए, ना अच्छी चिकित्सा दे पाए। सड़कें टूटी पड़ी है, पीने का पानी की समस्या है, सीवेज की लाइन की व्यवस्था है। यहाँ तक कि स्कूलों के बाहर बच्चे ताला स्कूल के लगाकर गेट के बाहर बैठे हैं। किसान मुआवजा लेने के लिए बालसमंद में धरना दे रहे हैं, आदमपुर धरना दे रहे हैं। एक मुद्दे हैं, अनेके मुद्दे हैं। यहाँ तक कि मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये कहते भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, काम के नाम की वोट मिलेगी, मोदी साहब के नाम की वोट मिलेगी। मैं एक तरफ तो कहते हैं भी कैंडिडेट बढ़िया नहीं था हमारा, कैंडिडेट अच्छा आ गया, जीतेंगे। इनके पास कैंडिडेट के सिवाय भारतीय जनता पार्टी का वहां कुछ भी नहीं है। मैं भट्टी साहब से पूछना चाहता हूं, जब से कुलदीप आया है इनकी पार्टी में, जब से टिकट देने की बात चली है, मतलब समझो भाजपा मुक्त आदमपुर हो चुका है। 10 भारतीय जनता पार्टी के वर्कर गिना रहे कि 10 वर्कर आदमपुर के अंदर बचे हैं। बीजेपी को तो वैसे भी आदमपुर में मौका नहीं दिया था ना जनता ने। जिनके मोदी प्लीज 1 मिनट बोलना, पूरी मैं बात करूं। कांग्रेस का गढ़ है ना, आप कहते हैं। इनके जो नेता थे, वर्कर थे, सब पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरी बात, 2014 के अंदर और 2019 के अंदर मोदी साहब भी यही थे और खट्टर साहब भी यही थे। तो उस टाइम इनका कमाल नहीं हुआ है, उस टाइम ये सीट नहीं जीतते। ये कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। एक बात बता दे, भट्टी साहब कहते हैं कि 8 साल में आदमपुर के एक काम किया हो, ठीक है, मैं जवाब देती हूं। रोजगार दिया हो, रोजगार खोसने का काम किया। ठीक है, जहां कॉटन का हब होता था, आदमपुर के अंदर कॉटन की सबसे बड़े उद्योग लगे थे हमारे राज्य के अंदर, और यहाँ तक कि गवार के उद्योग लगे थे, सारे उद्योग बंद कर दिए हमने। 2005 से लेके 14 तक अनेकों गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए योजना लागू की। बजरंग जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ उनसे, लूंगी मैं, लेकिन रेणु साहब मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, टंकियां लगाई पानी की, ठीक है, 3 रुपए किलो गेहूं दिया, 3 रुपए किलो चावल दिया। सर अभी दोबारा आऊंगी सर, ठीक है रेणु साहब, हमने लागू की सारी मोनिका ठीक है योजना। ठीक है सर, रेणु साहब इनेलो की क्या तैयारी है? कांग्रेस भी ठीक है। बजरंग जी आऊंगे आपके पास सर। रेणु साहब से मेरा सवाल है, कांग्रेस भी दिख रही है मैदान में, बीजेपी भी दिख रही है, आम आदमी पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इनेलो कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं मोनिका जी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई है। सर
क्या खास रणनीति है इनेलो की इस बार? क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ अपना गढ़ बताती है, बीजेपी बताती है कि भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है और भजनलाल परिवार का कैंडिडेट उनके पास है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा की जनता के बीच हम एक विकल्प के तौर पर उभरे हैं। तो इनेलो की क्या खास रणनीति है इस बार? देखिए मोनिका जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई है और हमारे सारे सीनियर लीडर जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हर गांव वाइज, बूथ वाइज हमारे वर्कर बैठ चुके हैं और बड़ा जोर शोर के साथ हमारा प्रचार चला हुआ है। चाहे एमपी सिंह चौटाला जी हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, नैना जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता लुहान साहब हैं, यानी पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, सभी की ड्यूटियां लग चुकी हैं और बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने लगे हुए हैं। और दूसरी बात मोनिका जी, यहाँ पर खास बात देखने वाली ये है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक किसान नेता हैं, समाज के बीच में रहने वाले हैं, एक बहुत ही बड़े समाज सेवी चौधरी करुणाराम जी हैं, जिन्होंने हल्के की आवाज के ऊपर पूरे हल्के की एक महापंचायत होती है और वो महापंचायत के कहने से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की उनको टिकट दी जाती है। पूरे हल्के ने कहा कि हम न यहाँ कांग्रेस को देखना चाहते हैं, न हम भव्य बिश्नोई को देखना चाहते हैं। हम तो एक किसान नेता को, एक समाज सेवी को, एक ऐसे नेता को जिसके रात में भी जाकर के हम दरवाजा खुलवा के ऐसे नेता को देखना चाहते हैं। इसलिए आदमपुर की हल्के की जनता पूर्ण रूप से चौधरी करुणाराम जी के साथ लग चुकी है। दूसरी बात देखिए, मैं कहूंगा बीजेपी की एक बात कर लेते हैं मोनिका जी, हल्के ने जिताना है और हल्के ने वोट देनी है, लेकिन किस उम्मीद के साथ, किस विश्वास के साथ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे? यहाँ पर आदमपुर में हमेशा चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल जी का मुकाबला रहा है, दोनों के आपस में भिड़ंत रही है सर। लेकिन जनता ने तो भजनलाल परिवार को मौका दिया ना सर? क्या कहा? जनता ने तो भजनलाल परिवार को मौका दिया ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने हमेशा भजनलाल परिवार को मौका इसलिए दिया क्योंकि वो लोकल थे सोसाइटी। चौधरी भजनलाल जी जो है वास्तव में बड़े सामाजिक नेता थे और वो काम भी किया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी ने हल्के को डुगडुगी बना करके रखा है, कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं जाते हैं और जब कहीं भी बात नहीं बनी तो विदेश में जाकर के बैठ जाते हैं। अब आदमपुर की जनता देख रही है, हमें हल्के के बीच का आदमी चाहिए, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो चाहे भव्य बिश्नोई जी हो, वो हल्के में नहीं रहते, बड़े व्यापारी आदमी है और वो सिर्फ और सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए हल्के में आते हैं। इसलिए जनता को तो हल्के का आदमी चाहिए, इसलिए कुलदीप बिश्नोई जी का होने का ये कारण है। ठीक है, रिजेक्ट कर चुका है आदमपुर हल्का। ठीक है, और दूसरा कारण, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट मानेगा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहाँ के आम लोगों को परेशानी देने का कार्य किया, आज भी चाहे आदमपुर में हो चाहे अपना ये जो बड़े विलेज है इसमें जहाँ से करुणाराम जी मेरा नाम ध्यान से उतर गया, तो वो गांव हो, यानी 4-5 जगह आज भी आदमपुर हल्के में किसानों के धरने चले हुए हैं। 245 करोड़ 2020 का मुआवजे की सर जनता सबका हिसाब देगी, सबका हिसाब देगी सर जनता। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है रेडू साहब, ज्यादा समय नहीं है। धनखड़ जी, विजेंद्र धनखड़, आपके पास तो सर ये जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सर, पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हरियाणा की, मुझे लगता है हरियाणा के अंदर आपकी जो उपस्थिति है वो इस चुनाव से बहुत बेहतरीन तरीके से दर्ज हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी की क्या खास तैयारी है? क्योंकि आपने अमूमन सुना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी हो, जेजेपी भी, तमाम पार्टियां यही कहती हुई नजर आती है, इनेलो भी कहती है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है आम आदमी पार्टी से। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दावा करता हूँ कि हम आदमपुर बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, हमारा खाता खुल रहा है हरियाणा में, विधानसभा में हमारी एक सीट होगी। हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट श्री सतेंद्र सिंह जी जो वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता है, सर्वे के तहत वो उभर के आए, उनको टिकट दी गई और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बहुत ही समाज सेवी, पिछले काफी सालों से वहाँ पे जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बात है कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की, वो तो आदमपुर में छुट्टियां मनाने आते हैं, इस बाई इलेक्शन के बहाने वो भी छुट्टियां मनाने आ गए, भव्य बिश्नोई भी आ गया, नहीं तो बाहर ही रहता है ज्यादातर, और वही कुलदीप बिश्नोई का भी काम है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कुलदीप बिश्नोई को अब की बार देखिए कोई परिवारवाद के नाम से अब की बार वोट नहीं देगी। विकास की जहां आम आदमी पार्टी जा रही है वहीं आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। पंजाब इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, जहां पर लोग ये कह रहे थे कि ये नहीं जीत पाएंगे, वहां पे हम 92 एमएलए बढ़ा के और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म होगी हमारी।
वही गुजरात में भी देखेंगे। और आदमपुर की सर, सत्येंद्र सिंह को लेकर मोनिका जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये बोलिए। जी जी, कुलदीप बिश्नोई को रिजाइन करने का कारण मुझे समझ नहीं आया। वो सिर्फ सत्ता में शामिल होने के लिए पहले उसने कांग्रेस छोड़ी, हजका बनाई, हजका से वापस कांग्रेस में आते हैं, उसके बाद में फिर अब वो छोड़ के और लेकिन जनता ने भी तो उनको सपोर्ट किया ना सर, ऐसे थोड़ा ना पहुंच गए यहाँ तक। जी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। धनखड़ साहब आपको आ रही है कि मेरी आवाज? जी आ रही है। एक बात, दूसरी बात ये है, बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बात करती है लेकिन उसी परिवार में टिकट बांट देती है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती। दूसरी बात यह है कि किसान 1 साल सड़कों पे मरता रहा, 750 किसानों ने शहादत दी, ना सीएम मनोहर खट्टर के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, ना प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द निकला, ना ही कोई संवेदना डिप्टी सीएम के मुंह से निकली। मुझे ताजुब होता है इन लोगों को वोट नहीं मिलेगी अब वहां पे। अब हमारी जो व्यवस्था परिवर्तन के हमारे सपनों की जो माना है श्री अरविंद जी केजरीवाल, जो बार बार इस चीज की जिक्र करते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, स्कूल, सारी व्यवस्था परिवर्तन की बात पे लोग अब की बार हमारे को वोट डालेंगे और उसी वोट हमारे सतेंद्र सिंह जी वहां से जीत के विधानसभा में खाता खोल लेंगे। दूसरी बात यह है, यही कुलदीप बिश्नोई 2019 में 26 जुलाई 2019 को एक ट्वीट करता है, जब ईडी के 4 दिन छापे पड़े थे कुलदीप बिश्नोई के ऊपर, ये बीजेपी और जेजेपी को कोस रहा था। तमाम वीडियो उठा के देखिए, तमाम आपके सारी गूगल सर्च करके देखिए, आप उस टाइम भी ये डिबेट चला था, उस टाइम भी न्यूज़ें छपी थी। उस 200 करोड़ के बारे में बीजेपी बात नहीं करती। ऐसा क्या हुआ कि वो केस दब गया या उस केस को दबाने के लिए इसको डरा के वहां से तोड़ लिया गया? क्योंकि ये भी छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से वहां से जीत दर्ज हो जाए। धनखड़ साहब एक बात बताइए ना, किया था इनसे। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अपने कैंडिडेट कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता 200 करोड़ की बात नहीं करता कि उस केस का क्या हुआ, उन छापों का क्या हुआ, ईडी के छापे का, इनकम टैक्स रेट्स का क्या हुआ। और ये जो लोग एकदम से वहां से बीजेपी में जाते हैं साफ सुथरे हो गए, मुझे तो हैरानी इस चीज की होती है। लोग इस गेम को समझ चुके हैं। अब की बार बीजेपी हारेगी वहां से। 2 बाई इलेक्शन बीजेपी हार हरियाणा में, तीसरा बाई इलेक्शन आपका जो कॉन्फिडेंट है सर, ठीक है, अच्छा है, लेकिन सतेंद्र सिंह को लेकर आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को, इनेलो को, कांग्रेस को, सभी को परास्त कर देंगे? सतेंद्र सिंह के ऊपर इतना विश्वास कैसे सर? मोनिका जी जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, हर आदमी वहां से छोड़ के भाग रहा है। कुलदीप बिश्नोई भी वहीं से भागा है अभी। और इनका गोवा लेटेस्ट एग्जाम्पल में मैं कई डिबेट्स में कह चुका हूं कि गोवा के 6 लेजिस्लेटर इनके भागे। इनडायरेक्टली ये लोग अब ही कांग्रेस बीजेपी में जाके बैठ गई। बीजेपी का वही हाल होना है क्योंकि वहां भी कांग्रेसीकरण हो गया है। कांग्रेस ने अपना बेड़ा गर्क किया, बीजेपी का बेड़ा गर्क करने के लिए वहां पे शामिल हो रही है। और बीजेपी वाले लालच में ले लेते हैं, सबके ऊपर केस दर्ज है और वहां पे इनको बैठा लेते हैं। ये सोच रहे हैं कि ये शायद इनकी बुराई ढकी जाएगी, लेकिन वो बुराई नहीं ढकी। प्रजातंत्र में सब लोग देख रहे हैं। और सत्ता की मलाई चाटने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने वहां से रिजाइन करके ये इसने सोचा कि चलो किसी तरह से बीजेपी में अगर जीत दर्ज हो जाती है तो सत्ता की मलाई चाटने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा। लेकिन लोग इस चीज को समझ चुके हैं। ये 4 लोगों की समझ में आ गई। वहां जहां तक बात है इनेलो की, आपको पता है इनेलो को कोई संगठन नहीं है। कुलडाराम जी एक दिन पहले कांग्रेस में थे, कहते हैं 40 साल तक मैं कांग्रेस ही था। अगले दिन जब कुलडाराम को भी एक जगह मिल गई और इनेलो को एक कैंडिडेट मिल गया तो इनेलो को वोट सर, आपके कैंडिडेट कौन थे पहले? आपके जो कैंडिडेट है वो पहले किस पार्टी में थे सर? हमारे जी नहीं, आपके जो कैंडिडेट है सतेंद्र सिंह, वो पहले किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो काफी पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और लोगों की आवाज थी वहां पे, लोगों की आवाज के तहत सर्वे के तहत सतेंद्र सिंह जी आए हैं। सर, आप पहले और बाद में कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए एक विचारधारा से उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। एक विचारधारा से छोड़ के अगर दूसरी विचारधारा उनको पसंद आए, केजरीवाल साहब की नीतियां पसंद आई, हम व्यवस्था की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, कोई ज्वाइन करता है तो उसको केजरीवाल सरकार की नीतियां पसंद आती है, कोई और पार्टी छोड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। बाटी साहब जवाब दीजिए। साफ सुथरी व्यवस्था के तहत लोग हमारे को वोट करेंगे और हम जीत करेंगे। ये दोबारा मैं आपको टीवी के आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। बाटी सर, आपने तमाम लोगों को सुना, बजरंग दास जी को, विजेंद्र रेड्डी जी को, विजेंद्र धनखड़ जी को भी आपने सुना। इस बात का जवाब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं बजरंग दास जी, इस बात का जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा था कि कांग्रेस में इस परिवार के अलावा कभी कोई जीता नहीं। बजरंग दास जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आम आदमी पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। उन्होंने सोचा चलिए यही ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी ठीक है, कूड़ाराम जी को कोई, क्योंकि वैसे ही INLD के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, उनको भी ठीक है। इनके पास सारे कैंडिडेट एक्सपोर्टेड हैं।
कोई अपना निजी एक कार्यकर्ता, इनका ऐसा नहीं है जो ये कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले जिनको खड़ा कर सकें। उनकी पारिवारिक सीट है, हमेशा जनता से परिवार के तौर पर वो लोग जुड़े रहे। मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। अभी वो किसानों की बात करते थे, विजेंद्र धनखड़ जी मेरे को जवाब दे रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर किसानों ने धरना क्यों दे रखा है। किसान जिनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी डीगें आम आदमी पार्टी हाँक रही थी, पर्दे के पीछे उस आंदोलन को सह दे रही थी, वो आज जरा किसानों की समस्या को हल करें ना, क्यों नहीं करते। इसलिए ये मुखौटा चलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास एक कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जिसको ये बता सकें कि हमने ये अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, दिल्ली तो सारी की सारी केंद्र सरकार के बजट से चलती है। आम आदमी पार्टी ने क्या कोई वहां प्रदेश में कुछ काम करने के लिए कोई बजट जुटाया क्या? अब जरा पता लगेगा। पंजाब में इनका मंत्री करप्शन में पकड़ा गया। मैं बात करता हूं आईएनएलडी की। आईएनएलडी के पास वैसे ही कैंडिडेट नहीं था, कोई जनाधार इनका नहीं है, कोई इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। बस ये है, लड़ने के लिए, पार्टी को जिंदा रखने के लिए इन्होंने चुनाव में ये आते हैं। उससे ज्यादा इनके पास एक ले देकर एक इनके विधायक है हरियाणा प्रदेश में। और अगर आप कांग्रेस की बात करें, कुलदीप बिश्नोई ऐसे नेता थे जो वहां के एक सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने वहां काम किया। उनके पिताजी भजनलाल जी ने काम किया। सर वाकई आपको लगता है कुलदीप बिश्नोई ने काम किया है? नहीं भारती साहब, पूरा करूंगा। एक सेकंड नहीं, इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। क्या वाकई आपको लगता है कि वो उन्होंने काम किया आदमपुर में, या क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए आपको लगता है? जो एक विधायक जो अपोजिशन में रह करके जितना काम कर सकता है वो प्रभावित है। हमेशा मुख्यमंत्री जी को वहां की समस्याओं को लेकर मिले भी हैं। वो जो जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन इतनी तारीफ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। देखिए मोनिका जी, वो उससे पहले भी मुख्यमंत्री को मिले, हमेशा अपनी समस्याएं उठाते रहे, कुछ स्वास्थ्य कारणों को लेकर के। अब उसका अगर अपोजिशन किसी तरह का वो कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो तो कहीं टिकने वाला नहीं है। स्वास्थ्य कारण तो किसी के भी हो सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस में अपने आप में ही फूट है। किरण चौधरी अपना राग अलाप रही हैं और सुरजेवाला अपना अलाप राग रहे हैं, अजय यादव अपना अलाप राग रहे हैं। तो इन सब सर सवाल तो बीजेपी पर भी उठ रहे हैं सर। टिकने वाले चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम क्यों नहीं उतर रहे हैं सर? ये विपक्ष पूछ रहा है सर। नहीं, सुनिए, निश्चित तौर पर आप जो प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं वो भाजपा के सारे मैदान में आने वाले हैं। उसके अलावा अपने जेजेपी से चाहे दुष्यंत चौटाला हो या उनकी टीम के लोग हैं, कार्यकर्ता तो वहां लगा हुआ है। नेताओं के दौरे अब शुरू हो रहे हैं, निश्चित तौर पर वो वहां रहेंगे। और दूसरी बात ये देखिए, ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भाजपा जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। पूरी दोनों पार्टियां पूरी तरह से लगी हुई हैं। माननीय हमारे ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में, धनखड़ जी के नेतृत्व में ये सारी जो इलेक्शन का प्रचार प्रसार का काम पूरी टीम जो है इसमें लगी हुई है। और निश्चित तौर पर ये जीत भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी की होगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी वो मैं बजरंगदास जी को सुन रहा था, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क। मैं एक ही सवाल पूछ लेता हूं, जो सड़कें हैं भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार आने के साल और 2 साल में, मैं केएमपी की बात करता हूं, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ रोड की बात करता हूं, बहुत सारे जो स्टेट हाईवे हैं, जो रोड्स हैं, जो बनाने का काम बीजेपी ने किया, वो कांग्रेस क्यों नहीं करा पाई? उसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापार चलता था, उद्योग चलता था, पर्ची और खर्ची का, उसको बंद करा दिया। ये कांग्रेस को ये सब चीजें कहाँ गवारा हो रही हैं? जो कांग्रेस ट्रांसफर में एक पर्ची से ही उनके वहां ट्रांसफर चलता था, एक उद्योग था ट्रांसफर का, उस सबको बंद करा दिया। ये सब चीजें रास नहीं आ रही हैं। महंगाई के स्तर की बात देखिए, आज देश कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है। जिस तरह से देश दुनिया में जो देश का प्रभुत्व बढ़ा है, चाहे वो तरक्की और जो खुशहाली के मायने हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, व्यावसायिक गतिविधि हो,
चाहे किसी भी क्षेत्र में आप लगाइए, किसानों के लिए इतनी सारी लाभकारी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लाकर के किसान को हर चीज उपलब्ध कराने का, आज जो जिस तरह कांग्रेस के समय में बीज और खाद की किल्लत रहती थी, आज सभी पार्टियां किसानों को लेकर आपको घेर रही है सर। ठीक है, ठीक है। नहीं मोनिका जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, हर चीज सबूत है। कुछ ना कुछ ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कुछ ना कुछ बहाने लेकर के पोजीशन जो है वो आगे आने की कोशिश करता है। बजरंग दास जी, निश्चित तौर पर आदमपुर की भारतीय जनता पार्टी जेजेपी प्रत्याशी जीतने वाले हैं। ठीक है पार्टी सर, ठीक ठीक ठीक। बजरंग दास जी, आपकी मुस्कुराहट की वजह सर? मोनिका जी ऐसे है, भट्टी साहब इतना फेंक रहे थे, मेरे से समझना नहीं है कि बार बार इतनी बड़ाई मार रहे थे। इन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई वो व्यक्ति है, बब्बे बिश्नोई वो व्यक्ति है, उन्होंने खुले बयान दिए थे देश के अंदर सबसे बोधा, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री कोई है तो हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर है। ये विनाश पुत्र नहीं, विकास नहीं, विनाश पुत्र है, ये उनके बयान थे। ये कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। सर ये तो उनको भी मालूम है, लेकिन आज वो क्या बोलते हैं? एक मिनट प्लीज, मुझे बोल लेने, एक मिनट बाद में पीछे सवाल कर लेना। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ भट्टी साहब से, कुलदीप परिवार के सिवाय एक व्यक्ति बता दे इनके पास कोई कैंडिडेट बचा था क्या, कोई वर्कर बचा था क्या, बता दो आप। दूसरी बात, जहाँ कहते हैं हमने काम किया, विकास किया, झूठ का चश्मा बार बार नहीं चला करता। आपने कहा था अभी 2 करोड़ लोगों को आई साल रोजगार देंगे, एक व्यक्ति को आपने रोजगार नहीं दिया, रोजगार छीन और लिया। 15 लाख रुपए हर एक घर के खाते में आएंगे, बता दो क्या किया। आप कहते हो भी हमने काम किए, एक काम गिनाओ, आदमपुर में एक काम गिना दो भी हमने ये काम किया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूरे हरियाणा में हमने समान विकास करवाए, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में कराए, और कुलदीप कहता था एक ईंट नहीं लगाई। कुलदीप क्या कहता है कि मैं 510 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करवा लिए। 5 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी परिवार के रहते, आपको तो कैंडिडेट किसी और को नहीं बनाया ना सर। सड़क की रिपेयर नहीं करवा पाया, 5 महीने में बारिश का पानी नहीं करवा पाया, 5 महीने में ये सफाई व्यवस्था नहीं करवा पाया। काम क्या करवाएंगे? ये सिर्फ तो सर ये सवाल आप बीजेपी से क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस में थे ना वो इससे पहले तो। मोनिका जी मैं यही बताना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। कांग्रेस के राज में ही काम हुए हैं, जो सड़कों का जाल बिछा है कांग्रेस के राज में हुए हैं, जो जितने उद्योग लगे हैं कांग्रेस के राज में हुए हैं। आप किस कांग्रेस की राज की बात कर रहे हैं सर? कुलदीप बिश्नोई जब तक कांग्रेस में थे, हमारे राज्य के अंदर अनाज मंडी 4-4 करोड़ रुपए की दुकान थी। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद इतना व्यापार पिछड़ गया, जो 4 करोड़ रुपए की दुकान थी वो आज आड़तियों की 1 करोड़ के अंदर भी कोई लेने वाला नहीं है, ना व्यापार है। अच्छा एक बात और पूछो, एक भी व्यक्ति को 8 साल में भट्टी साहब बैठे हैं, एक व्यक्ति का नाम गिना दें कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को 1 को रोजगार दिया हो। झूठी बातें करने से क्या होता है? जहाँ काम कराने की बात है, काम को जो काम हो करेगा उसको वोट मिलेगी ना। कांग्रेस कब तक रही आदमपुर में? जवाब दीजिए दास साहब। किस मुंह से वोट मांगेंगे? मनोहर लाल जी हल्के में आएंगे, सुनिए तो क्या कहेंगे? कांग्रेस कब तक रही आदमपुर में? हमारी सरकार कांग्रेस कब तक रही सर? बनेगा तो हम काम करवाएंगे। कांग्रेस कब तक रही सर? मुझे जवाब तो दीजिए। रोजगार आप देते नहीं, विकास बजरंग जी मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेस कब तक रही आदमपुर में? कब तक रही कांग्रेस? कांग्रेस कब तक रही आदमपुर में, ये मुझे बताइए ना। कांग्रेस का गढ़ है, कब तक रही वो? 2014 में कांग्रेस थी, आपके सामने है। ये बाद में ही काम गड़बड़ हुआ। पहले कुलदीप जी कांग्रेस के अंदर थे, चौधरी भजन लाल जी कांग्रेस में थे, 3 बार चौधरी भजन लाल जी को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, विधायक कांग्रेस की सीट पे जीते, केंद्र के मंत्री बनाया, यहाँ तक कि आपको मैं मोनी बताता हूँ हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष किसने बनाया? तो अपने कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई ने तो अभी बीजेपी ज्वाइन की है ना, इससे पहले तक तो कांग्रेस में थे ना सर वो। उप मुख्यमंत्री बनाया। चलिए
मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज लगते हैं सर आप। एक तरफ आप बोलते हैं कि आदमपुर में एक ईंट नहीं लगी है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने बहुत काम करा है। अरे सर, बीजेपी को तो मौका दिया ही नहीं ना जनता ने। बजरंग दास जी, बीजेपी को तो मौका दिया ही नहीं ना। 60 रुपए हम 35 रुपए देंगे, वो कम करने में ठीक है कर दिया। महंगाई तो थे आसमान पर है, काम ठीक है रोजगार रेणु साहब, विकास करवा भी, ठीक है सर, ठीक है दास, ठीक है बजरंग जी, ठीक है रेणु सर। आपने सुना तमाम पार्टी किस तरीके से बोल रहे हैं, आपके पास तो मुद्दा भी नहीं है। ये कह रहा है बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि आपने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा कर दिया है। सर बताइए जरा सर अपने प्रतिद्वंदियों को कि किस तरीके से आप कितने स्ट्रांग है, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आप बताइए सर। इनके कहने से कुछ नहीं बनता मोनिका जी, ये तो सारे के सारे बौखलाए हुए बैठे हैं यहाँ पर। ये बड़े परेशान है। जिस तरीके से भट्टी साहब बोल रहे थे, इतनी झूठ बोल दी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको माफ कर दे। इतनी बड़ी बड़ी झूठे, विकास की, किसान की, महिला की, बेरोजगारी की, रोजगार की, अरे इतनी झूठ बोले। हम दुआ करते हैं कि आपकी गलतियों को भगवान माफ करेंगे। मोनिका जी, आज भव्य बिश्नोई आदमपुर हल्के में कम से कम 20,000 वोटों से हारा हुआ है आज के लिए। यदि सरकार अपनी गलत मशीनरी का प्रयोग ना करे, ताकत का, पावर का दुरुपयोग ना करे, आज के दिन 20,000 वोटों से कुलदीप बिश्नोई पीछे चल रहा है। मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस में है, और बाकी वहां पर कोई नहीं खड़ा है। अच्छा, ये आपने बहुत नई बात बताई सर। आज आदमपुर हल्के की बात है ये। और मोनिका जी, मैं बता दूं, इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई वहां पर। जहां तक ये इनेलो के उम्मीदवार की बात करते हैं, इनेलो में 5 उम्मीदवारों की लिस्ट दे दी गई थी। आप बताइए इलेक्शन कुलदीप बिश्नोई लड़ रहा है या भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? आप बताइए, आपने अब तक तैयार नहीं किया। आप बार बार कुलदीप बिश्नोई का गढ़, कुलदीप बिश्नोई का गढ़। अरे आपकी 1% वोट थी 2009 में, आपने रिपोर्ट देखी उठा करके। 2014 में आप क्या हालात थे वहां पर आदमपुर के इलेक्शन में? 8,000 भी वोट आपको नहीं मिलती। जब मोदी की लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, मोदी हो गई थी, तब भी आपको आदमपुर में 8,000 वोट मिली थी। और ये बड़ी गलती हुई है आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी। मैं भी उनके लिए भी दुआ करता हूँ परमात्मा से, उनको भी माफ करे। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल करती उसने। कुलदीप बिश्नोई जीता करता था, मानता हूँ मैं, बजरंग के आशीर्वाद से जीता करता था। लेकिन जिस प्रकार से आज उसने आपकी पार्टी में बैठने का काम किया, उसने अपने गढ़ को सदा तक के लिए खो दिया। अभी आदमपुर हल्का उसको लगाएगा नहीं अपने मुंह, क्योंकि जिस प्रकार से आपने किसान, अरे 2020 से वो किसान जो है ना धरने पर बैठे, 10 जगह धरने लगे हुए। 2020 का आज तक आपने मुआवजा नहीं किया। आप कहते को किसान को आपने खुश किया है? आज किसान जो मैं रो रहा हूँ आदमपुर में हल्के में 8 साल से आपका राज है। आज कुलदीप बिश्नोई कहता है मैंने 500 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए, 275 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए। ठीक है सर, ठीक है। 6 महीने से तो आप भाजपा में जा चुके हैं। ठीक है, मैं बाकी जी से जवाब लूंगी इसका। क्यों ठीक ऐसा है मोनिका जी? आज ये जो ना जो दिखावा कर रहे हैं, वहाँ की जनता जानती है कि किस प्रकार के ये ग्रांट आ रहे हैं, किस प्रकार के ये विकास कराने के बाद बीजेपी, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी सब दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, सड़कों पर बैठे हैं, टीचर नहीं है वहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल 20,000 वोटों से आज के दिन हार रहा है। ठीक है सर, ये तो समय बताएगा। मात्र 16 दिन रह गए सर। ठीक है, धनखड़ साहब बोले सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मोनिका जी, मैं एक चीज कहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता अपने भट्टी साहब कह रहे थे कि हमने क्या काम किया है। दिल्ली में जब भारत में यूएसए के प्रेसिडेंट आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी दिल्ली के स्कूल देखने आती है। इनको भी हम दिखाना चाहते हैं, एक बार आ जाएंगे सारे के सारे, हम दिखा देंगे हमने क्या किया है। हजारों कमरे हमने वहां पे बनाए हैं। और जहां तक मोहल्ला क्लिनिक, मेरे ख्याल से सबसे पहले पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक। सर दिल्ली बहुत अलग, आदमपुर बहुत अलग है सर। आदमपुर के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, आजाद हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने इतना तेजी से ग्राफ बढ़ाया वो आम आदमी पार्टी का बढ़ाया है। आप तमाम हिस्ट्री उठा के देखिए, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, 1905 के अपनी धरती तलाश रहे थे। यही हाल बीजेपी का था 1984 तक। इनके सिर्फ 2 MP पार्लियामेंट में थे। और आज अगर हम आजाद हिंदुस्तान की बात करें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है कि इतने थोड़े समय में हमने 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। तीसरी बार हम दिल्ली में जीत के आते हैं। हमारे काम को लोगों ने लाइक किया है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, कमाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं हम
परिवर्तन के दौर पे, और देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे हम जाके इस चीज को दिखाएंगे। वही गरज साहब मुझे बोलने दीजिए, गरज साहब मैं बोलने, गरज साहब मुझे बोलने दीजिए। इनको रोकिए इनको रोकिए। नहीं, वो भी यही बोल रहे हैं, आदमपुर को लेकर बात कीजिए ना, आदमपुर की बात हो रही है सर, वो भी यही बोल रहे हैं। आदमपुर में अब बात है आदमपुर की। आदमपुर का मैंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, परिवारवाद के खिलाफ लोग वोट करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर परिवारवाद के खिलाफ पहले तो कभी वोट नहीं किया, उनकी अब क्यों करेंगे सर? और बीजेपी के प्रवक्ता ने इस चीज पे ये आज तक मैं कई टीवी चैनल्स पे कह चुका हूँ कि वो 200 करोड़ और ईडी के छापे के बारे में कुछ बताएं, ये बिल्कुल जवाब नहीं देते। और ये जवाब इनको देना चाहिए कि भी उस केस का क्या हुआ, क्या वो केस खत्म हो गया या वो सर वो ईडी से पूछिए ना आप, ईडी की छापेमारी सर, वो तो ईडी जांच कर रहे हैं ना, ईडी के सदस्य थोड़े ना बैठे बीजेपी में। अब भव्य बिश्नोई की बात आती है। भव्य बिश्नोई ने अपने नॉमिनेशन में अब पिछले हफ्ते में ही आप एक राजेश जाफर जी हैं एडवोकेट हिसार में, उन्होंने ट्वीट किया था कि इसके खिलाफ 4 केस हैं, 3 केसेस इसने छुपा लिए अपने नॉमिनेशन में और एक ही केस का ये जिक्र करता है। 3 केसेस इसने छुपा लिए जिसकी आधारशिला इतनी झूठ से शुरुआत होती है और बीजेपी वाले वहां पे चुप बैठ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ साहब ये बताइए ना, आप कह रहे परिवारवाद के खिलाफ वोट करेंगे लोग, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं किया सर परिवारवाद के खिलाफ? और अब जब आज तक कुलदीप बिश्नोई वहां पे कोई विकास नहीं करा पाया तो आज ये क्या विकास करा देगा? ये तो सिर्फ अपना घर भरने के लिए वो ईडी के छापों से डरता हुआ केसेस के डर से बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया, जिस बीजेपी को ये कोस रहा था, जिस जेजेपी को ये कोस रहा था। और जेजेपी वाले तो वैसे इनके साथ नहीं चले हुए, ये तो 3-4 आम आदमी पार्टी में किसी आम आदमी पार्टी में किसी पार्टी के नेता नहीं आए क्या सर? ये तीसरा बाई इलेक्शन है, तीसरे बाई इलेक्शन में ये हारेंगे, तीसरी बार रिपीट होगी। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से तो थे ना, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से तो थे ना, बीजेपी में गए। आपकी जो उम्मीदवार है वो भी तो कांग्रेस के नेता थे ना, वो भी तो आपकी पार्टी में आए। पहले जब केजरीवाल साहब आए थे उससे पहले वो बहुत पहले कांग्रेस छोड़ के केजरीवाल साहब जब आए, जब आदमपुर में रैली थी तब उन्होंने ज्वाइन की थी। लोगों की मंशा थी, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों की आवाज थी कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करे। फिर सर्वे के तहत उनको टिकट दिया गया, बड़े लोकप्रिय है, समाज सेवी है। परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं ना सर, आपको ये नहीं लगता इससे पहले तो कभी परिवारवाद के खिलाफ वोट नहीं किया जनता ने? ये और दूसरी बात ये है कि मैं तो सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लिखा हुआ है, ठीक है, ये चलिए ठीक है। देखिए मैं समय का अभाव है सर, सभी से मुझे लास्ट कमेंट लेने हैं। ठीक है धनखड़ साहब, ठीक है बाटी जी सर, लास्ट कमेंट आपसे। जी देखिए, निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये केवल फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए। ना इनके पास मुद्दे हैं, ना इनका कैंडिडेट कहीं कोई स्टैंड करता है। ये पैतृक सीट है भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, उनके परिवार की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जन जागरण जो हरियाणा प्रदेश में किया है, निश्चित तौर पर उसके परिणाम आएंगे और ये आदमपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जेजेपी प्रत्याशी की। ठीक है बजरंग दास जी, लास्ट कमेंट सर। देखिए, ये कांग्रेस की हमेशा सीट रही है और कांग्रेस का प्रत्याशी आदमपुर से जीतता आया है। इस बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, धोखा की है और मलाई खाने के लिए, अपने को खाल बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की है, लोग उनको मजा चखाएंगे। जो दल बदलू सौदा जो है, उनको लोग किसी कीमत के ऊपर उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ना तो उन्होंने काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया। कांग्रेस पार्टी के जितने नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के सरकार के अंदर ही आदमपुर का विकास हुआ। भविष्य के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ही आदमपुर का विकास करेगी। काम किया है, काम किएंगे, जन जन का कल्याण करेंगे, ये हमारा नारा है। हाँ। इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी आदमपुर से भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। रेड्डू साहब, आर्य धनखड़ जी आपके पास भी। रेड्डू साहब लास्ट कमेंट। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, आज तक कभी भी बीजेपी वहां अपना स्टैंड नहीं बना पाई। जो कुलदीप का अपना आधार हुआ करता था, उसने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करके अपने आधार को भी समाप्त करने का काम किया है। आदमपुर की हल्का अब कुलदीप बिश्नोई से भी अपना मुंह मोड़ चुके हैं और चौधरी कोडाराम जी जो आदमपुर हल्के के
बहुत ही अच्छे समाजसेवी संघर्षशील किसान नेता है। वो भारी वोटों से जो है ना वहां पर जीत हासिल करने जा रहे हैं और बाकी किसी दल का वहां पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। चौधरी कोडाराम जी अच्छे मार्जिन से वहां जीत हासिल की। ठीक है, धनकर जी लास्ट कमेंट। जी, हरियाणा को एक नंबर पे बेरोजगारी में लाने वाले खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला दोनों ने मिलकर हरियाणा का सत्यानाश करने में इन दोनों का ही योगदान है और दोनों ने ही मिल मिला के हरियाणा को बेरोजगारी में एक नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। मुझे तो बड़ी, और इनका अचीवमेंट ये बार बार गिनाते थे कि 8 साल में इन्होंने एक ही काम किया कि हरियाणा को बेरोजगारी में एक नंबर पे लाके टेक दिया। स्कूल बंद कर रहे हैं ये। हमने तो अभी क्यों चुनेगी आदमपुर की जनता सर, बताइए सीएम साहब जल्दी से, आपको क्यों चुनेगी आदमपुर की जनता? जी, आदमपुर में हमारे को जीत 100%। हम अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा सकती है। अच्छा। ये देश को पता लग चुका है। आदमपुर की जनता हमारे को प्यार कर रही है। ठीक है, आप तमाम सर्वे उठा के समय का अभाव है, माफी चाहूंगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भाटी जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, रेणु साहब आपका भी और धनकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मात्र 16 दिन रह गए हैं उपचुनाव में। अब देखना होगा कि जनता अपना प्रतिनिधित्व किसको सौंपती है। मसला में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।